Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 15th of March 2023. Let's begin today's nursing MCQ session for upcoming nursing recruitment exams like AIMS NORCET and SGPGI Lucknow. Let's begin. Our first question is, which of the following conditions is a medical emergency that can be fatal? आपको इनमें से उस मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन को सेलेक्ट करना है जो कि फैटल हो सकती है, घातक हो सकती है, जिसमें पर्सन की डेथ हो सकती है। फैटल शब्द का सिंपल मतलब यहाँ पर है डेथ से, यानी सबसे डेंजरस, मोस्ट सीवियर कंडीशन आपको आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शन ए एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन बी लैरिंगो न्यूमोनाइटिस, ऑप्शन सी क्रॉनिक अस्थमा, ऑप्शन डी सिस्टिक फाइब्रोसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। आइए, क्या है एपिग्लोटाइटिस कंडीशन, इसके बारे में जान लेते हैं। एपिग्लोटाइटिस शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। एक है एपिग्लोटिस और उसमें पीछे लगा है सुफिक्स आइटिस। एपिग्लोटिस हमारे बॉडी में पाए जाने वाली एक लीफ लाइक, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रैकिया को कवर करती है। जब भी आप किसी फूड सब्सटेंस को या वाटर को इनटेक करते हैं, एनगल्फ करते हैं, स्वेलो करते हैं, उस समय ये एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, यानी कि ट्रैकिया को पूरी तरह से कवर कर लेता है और ये फूड सब्सटेंस या वाटर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाकर सीधे ईसोफेगस यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। लेकिन कभी-कभी आपने ऐसा देखा होगा, खाना खाते समय, बातचीत करते समय अचानक से आपका फूड कंटेंट आपके ईसोफेगस में ना जाकर ट्रैकिया के अंदर चला जाता है, तब आपको अचानक से बहुत तेज खांसी आती है, कफिंग आती है। तो यही उस समय इस एपिग्लोटिस के सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाने के कारण ऐसा होता है। और अगर आपके इस एपिग्लोटिस नामक स्ट्रक्चर के अंदर किसी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और इसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए, तो ये कंडीशन एपिग्लोटाइटिस कंडीशन नाम से जानी जाती है। और एपिग्लोटाइटिस कंडीशन होने पर आपके एपिग्लोटिस के द्वारा परमानेंटली ट्रैकिया को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर आपकी ट्रैकिया ब्लॉक हो जाएगी तो एयर आपके लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी और बिना एयर के पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो याद रखिएगा, एपिग्लोटाइटिस कंडीशन को हम इसलिए फैटल मानते हैं क्योंकि एपिग्लोटिस के अंदर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और इस इन्फ्लामेशन के कारण जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का स्टार्टिंग है, यानी ट्रैकिया है, वो पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और पर्सन चाह कर भी रेस्पिरेशन नहीं कर पाता। इसलिए हमने इसे मेडिकल इमरजेंसी फैटल कंडीशन कहा है। इस क्वेश्चन के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस टर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए ब्रीफली जान लेते हैं कि ये क्या है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि पर्सन के लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को प्रभावित कर सकती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है और इसके अंदर लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रभावित होता है। म्यूकस, स्वेट एंड डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूसिंग सेल्स अफेक्ट। और इस डिजीज के अंदर हमारे शरीर में जिन सेल्स के द्वारा म्यूकस या स्वेट का निर्माण किया जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस का निर्माण किया जाता है, वो प्रभावित होती हैं। और इनके प्रभावित होने के कारण इनके द्वारा जो सिक्रीशन सिक्रीट किए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा थिक हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। और इनके गाढ़े चिपचिपे होने के कारण जिन जगह पर ये सिक्रीट होते हैं उस जगह पर जाकर एक ऑब्स्ट्रक्शन बना देते हैं, एक रुकावट बना देते हैं, जिसके कारण बॉडी की फिजियोलॉजी प्रभावित होती है। अब आप इस चीज को गौर करिएगा, अगर मान लीजिए हमारे
लंग्स के अंदर जिन सेल्स के द्वारा या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जिन सेल्स के द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन किया जा रहा था, नॉर्मल पर्सन के अंदर ये म्यूकस बहुत ही पतला होता है, लेकिन अगर ये गाढ़ा हो जाए तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देगा, पर्सन सांस नहीं ले पाएगा और रेस्पिरेटरी सीजेशन के कारण पर्सन की डेथ हो जाएगी। अगर मान लीजिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये सिक्रीशंस बढ़ गए, तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर फूड का आगे मूवमेंट नहीं हो पाएगा और जिसके कारण पर्सन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर सिंपली याद रखिएगा, यह एक जेनेटिक डिजीज है जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिक्रीशंस बनते हैं वो बहुत ज्यादा गाढ़े और चिपचिपे हो जाते हैं, और इतने गाढ़े और चिपचिपे इन सिक्रीशंस के कारण बॉडी के फंक्शंस में रुकावट होने लगती है, जिससे पर्सन को प्रॉब्लम या डिजीज कंडीशन होने लगती है। और अगर ये सिक्रीशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज्यादा बढ़ जाए तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a specific mask used for preventing H1N1 is। इनमें से H1N1 कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक मास्क यूज किया जाता है? वेंचुरी मास्क, रीब्रीदर मास्क, हैपा मास्क या फिर फेस मास्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हैपा मास्क। हैपा मास्क की फुल फॉर्म होती है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर रेस्पिरेटर। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर रेस्पिरेटर। और ये मास्क H1N1 फ्लू को रोकने के लिए स्पेसिफिकली काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टरी कॉमनली अफेक्टेड ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आ जाए, तो इसमें सबसे ज्यादा किस आर्टरी के प्रभावित होने का मैटर रहता है? रीनल आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोरोनरी आर्टरी। हमारे हार्ट को कोरोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है, और इन आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने पर हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और यहाँ की सेल्स डेथ होने लगती हैं। यही कंडीशन हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट पर क्राउन के रूप में अरेंज्ड होती हैं, ताज के रूप में, क्राउन के रूप में अरेंज रहती हैं, तो इस वजह से इसे कोरोनरी नाम दिया गया था। कोरोना वायरस में भी आपने इस कोरोना वर्ड को नोट किया होगा, उसकी भी अपीयरेंस कुछ क्राउन लाइक होती है, सो सिमिलर टू क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client with diabetes is explaining to the nurse how she will care for her feet at home. Which statement indicate that the client understands proper food care? एक डायबिटीज का पेशेंट नर्स को ये बता रहा है कि वो कैसे अपने पैरों का घर पर ख्याल रखेगा। इस क्लाइंट के द्वारा दिया गया कौन सा स्टेटमेंट अपने फुट केयर के लिए सबसे ज्यादा सही माना जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं, आई शुड इंस्पेक्ट माई फीट एट लीस्ट वंस अ वीक। मैं अपने पैरों को कम से कम एक हफ्ते में एक बार चेक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा। ऑप्शन टू कहता है, इट इज ओके टू गो बेयरफुट इन द हाउस। मैं अपने घर में बेयरफुट रह सकता हूँ, नंगे पांव रह सकता हूँ, यानी बिना किसी स्लीपर या शूज के घूम सकता हूँ। ऑप्शन थ्री कहता है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू ड्राई माई फीट केयरफुली आफ्टर माई बाथ। जब भी मैं बाथिंग करके आऊं बाहर तो अपने पैरों को कंप्लीटली ड्राई करूं। और ऑप्शन इन फोर कहता है, इनमें से कोई नहीं।
डायबिटीज वाले पेशेंट में फुट केयर के लिए दिया गया कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है? ऑप्शन वन आपका सही नहीं है। डायबिटीज वाले पेशेंट को अपने पैरों को हर दिन जांचना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का घाव, चोट या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। ऑप्शन टू में कहा गया है कि घर के अंदर हम बेयरफुट रह सकते हैं, नंगे पांव रह सकते हैं, जो कि गलत ऑप्शन है। पेशेंट अगर बिना स्लीपर्स या शूज के घर के अंदर भी वॉक करेगा तो हो सकता है उसके पैर में किसी प्रकार की इंजरी हो जाए, कोई चीज चुभ जाए और इस सिचुएशन के अंदर वहां पर एक बड़ा घाव हो सकता है। और आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, डायबिटीज वाले पेशेंट्स के शरीर में घाव भरने की जो रफ्तार होती है वो बहुत ही धीमे होती है। इन पेशेंट्स के अंदर यदि थोड़ा भी इन्फेक्शन या कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो ब्लड में शुगर कंटेंट के हाई होने के कारण उस जगह पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तेजी से होता है, जो कि घाव को भरने नहीं देता और उस एरिया की ब्लड सप्लाई भी धीमे होने लगती है और पर्सन में ये घाव एक बहुत ही बड़े वुंड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली हमें पेशेंट के लेग को एम्पुटेट करना पड़ सकता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर फुट केयर काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा डायबिटीज वाला पेशेंट जब भी बात करके आएगा, उसे अपने पैरों को बिल्कुल सही तरीके से ड्राई करना है। ये स्टेटमेंट इसके द्वारा दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही भी है। क्योंकि अगर पर्सन अपने पैरों को बाथिंग के बाद ड्राई नहीं करेगा, तो उसमें इन एरियाज़ के अंदर फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is non-modifiable risk factor for atherosclerosis? इनमें से एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन के लिए नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर कौन सा है? रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर डिजीज या कंडीशन के होने की संभावना का बढ़ जाना। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं: सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, फीमेल ओवर एज 55 और सीडेंट्री लाइफस्टाइल। एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन को थोड़ा ब्रीफली समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये बीवी है, यानी कि ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल के अंदर किसी वजह से फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या किसी भी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, जिसके कारण यहाँ पर एक प्लेक का निर्माण हो गया, एक क्लॉट जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है और इस पर्टिकुलर प्लेग जैसी स्ट्रक्चर के निर्माण के कारण समय के साथ साथ ये जो आर्टरी है ये भी हार्ड होने लगती है, इसका डायमीटर कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो आगे वाइटल ऑर्गन है वहां तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। ये कंडीशन इथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। सिंपली अगर रिवाइज करें तो किसी भी ब्लड वेसल के अंदर यदि कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम या किसी भी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाए, जिसके कारण वो आर्टरी समय के साथ हार्ड हो जाए, उसमें ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो ये कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानी जाती है। और इस कंडीशन के लिए नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर के रूप में हम ऑप्शन सी को सही मानते हैं, फीमेल ओवर एज 55 ईयर्स। नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। नॉन मॉडिफिएबल यानी ऐसा कोई भी फैक्टर जिसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। पर्सन अगर सिगरेट स्मोकिंग करता है तो इसे मॉडिफाई कर सकता है, यानी स्मोकिंग सिजेशन कर सकता है, स्मोकिंग छोड़ सकता है। हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन है तो लिपिड सब्सटेंस का कम इंटेक करके ये इसे मैनेज कर सकता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी राजाशाही जीवन जीता है, किसी भी तरह का काम नहीं करता है और एक्सरसाइज नहीं करता है, तो इस तरह की अगर वो लाइफ जी रहा है, सीडेंट्री लाइफ जी रहा है, तो वो अपने आप को अच्छा हेल्दी पर्सन बनाने के लिए मोटिवेट होकर एक्सरसाइज कर सकता है। इस तरह से इसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पर्सन की एज को आप बदल नहीं सकते। सो एज इज अ नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर इन दिस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल इज डिस्कवर्ड बाय
नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। सेल किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, खोजी गई थी? द राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेल किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ही वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले डेथ सेल को आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद एंटोन वैन ल्यूवेन नामक पर्सन आए थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, और इस माइक्रोस्कोप से इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी थी, लिविंग सेल देखी थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय, देन यू शुड आंसर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंड इफ द क्वेश्चन आस्क cell is discovered by this only, then you should give the answer Robert Hooke. Take a screenshot for your revision. Next question is, the nurse is preparing a client for mammography. To prepare the client for mammogram, the nurse should tell the client. किसी पेशेंट को मैमोग्राम प्रोसेस के लिए तैयार करते समय एज अ नर्स आप क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे? ऑप्शन ए, टू omit क्रीम, पाउडर और डिओड्रेंट बिफोर द एग्जाम। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि मैमोग्राफी प्रोसेस से पहले आपको ब्रेस्ट एरियाज पर किसी भी प्रकार की क्रीम, पाउडर या डिओड्रेंट्स नहीं लगाने हैं। ऑप्शन बी, दैट मैमोग्राफी रिप्लेस द नीड ऑफ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। मैमोग्राफी प्रोसेस करवाने के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करना पड़ेगा। Option C, that mammography requires a high dose of radiation than an X-ray. मैमोग्राफी प्रोसेस में एक्सरेज की हाई डोज रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्सरे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन तीनों ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैमोग्राफी से पहले क्लाइंट को दिया जा सकता है, करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगर कोई पर्सन जिसके ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है, मैमोग्राफी होने वाली है, और उसके द्वारा ब्रेस्ट एरिया के ऊपर किसी भी प्रकार की क्रीम, पाउडर, डिओड्रेंट्स आदि का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक्स रेस की डायरेक्शन को बदल सकता है। इससे आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो अल्टर हो सकते हैं, और इसी वजह से कहा जाता है कि ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन यानी मैमोग्राफी टेक्निक से पहले हमें ब्रेस्ट एरिया पर इन सभी चीज़ों को अप्लाई नहीं करना है। मैमोग्राफी क्या है, इसके बारे में एग्जैक्टली जाना जाए तो प्रोसेस बाय विच वी कैन डायग्नोस ट्यूमर और एबनॉर्मलिटी ऑफ ब्रेस्ट बाय यूजिंग एक्सरे। मैमोग्राफी टेक्निक में हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रोसेस के द्वारा ब्रेस्ट एरिया के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं, इसे डायग्नोस किया जा सकता है। ब्रेस्ट में किसी प्रकार का ट्यूमर तो नहीं, इस चीज को पता किया जा सकता है। रिसेंटली कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट्स पढ़े, और आपके द्वारा अलग अलग स्टेट के नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराने को कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी। उनमें से एक कमेंट ये भी आया था कि अपकमिंग टाइम में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वैकेंसी आने वाली है, जिसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जैसा कि बताया गया था, तो हम कोशिश करेंगे कि रेलवे स्टाफ नर्स एग्ज़ाम या रेलवे नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स के लिए अब से कुछ क्वेश्चंस को हम कंटिन्यूअसली इंक्लूड करेंगे। आज के सेशन में हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। आपको सबसे पहले किस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया गया था, खोजा गया था, उसका नाम बताना है। नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन।
द राइट आंसर इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया को खोजा गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, डिस्कवर किया गया था, और ये बैक्टीरिया टीबी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और इस बैक्टीरिया को सबसे पहले रॉबर्ट कोच नाम के पर्सन ने खोजा था। इसी वजह से टीबी डिजीज को हम कोच डिजीज के नाम से जानते हैं, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, इसी वजह से फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट सीन विद द statins आर। अगर किसी क्लाइंट को आप स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन दे रहे हैं, तो इस मेडिसिन से मोस्ट सीरियस इफेक्ट कौन सा देखने को मिल सकता है? rhabdomyolysis, gastrointestinal disturbances, hypoglycemia, hypothyroidism. The right answer is option A, rhabdomyolysis. आइए जान लेते हैं स्टैटिन ड्रग्स क्या है और rhabdomyolysis कंडीशन क्या होती है। स्टैटिन ग्रुप की जो मेडिसिन हैं, आप इन्हें सिंपली लिपिड लोअरिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। लिपिड लोअरिंग एजेंट का मतलब है ऐसी कोई भी मेडिसिन जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करे, नॉर्मल करे, कम करे। और आप इस बात को सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg पर डीएल तक है, तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg पर डीएल से ज़्यादा होता है, तो ये हमारे हार्ट की हेल्थ को बिगाड़ देता है। क्लाइंट में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, स्टैटिन जो मेडिसिन्स हैं वो लिपिड लोअरिंग एजेंट हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्टैटिन मेडिसिन का इस्तेमाल हम अक्सर एमआई पेशेंट्स में, स्ट्रोक वाले पेशेंट में, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स में किया करते हैं। स्टैटिन ग्रुप की जो मेडिसिन हैं उनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें एथोरवेस्टेटिन और सिमवेस्टेटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप चाहें तो इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के मेथड को याद कर सकते हैं। किसी भी साल्ट के पीछे अगर आपको स्टैटिन वर्ड जुड़ा दिखे, इस चीज को हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है, STATIN। अगर किसी भी मेडिसिन के पीछे आपको स्टैटिन जैसा सुफिक्स लगा दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि ये स्टैटिन ग्रुप है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए मेडिसिन दी जा रही है। जब किसी पेशेंट को इस मेडिसिन को हाई अमाउंट में दिया जाता है, तो इससे रैप्डोमायोलाइसिस कंडीशन होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए जानते हैं ये रैप्डोमायोलाइसिस कंडीशन होता क्या है। जिस पेशेंट को हम स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन देते हैं, इस मेडिसिन के कारण हमारे मसल्स के अंदर इंजरी हो जाती है, और मसल्स के अंदर इंजरी होने से मसल फाइबर्स टूटते हैं, और मसल फाइबर्स के टूटने की वजह से मसल्स में मौजूद कंटेंट ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, और इस रिलीज्ड कंटेंट के कारण हमारी किडनी फेल हो सकती है, और यही कंडीशन रैप्डोमायोलाइसिस कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा, जिन पेशेंट्स को हम लंबे समय से लिपिड लोअरिंग एजेंट यानी स्टैटिन ग्रुप की कोई मेडिसिन दे रहे हैं, तो इस मेडिसिन के कारण हमारे मसल्स में इंजरी होती है, और मसल्स के डैमेज होने के कारण मसल्स के अंदर मौजूद कंटेंट ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, और ब्लड में इस कंटेंट के आकर किडनी पर पहुंचने के कारण वहां डैमेज किया जाता है, जिससे क्लाइंट में रीनल फेलियर कंडीशन डेवलप हो जाती है, और यही चीज रैप्डोमायोलाइसिस डिजीज के रूप में जानी जाती है। अगर किसी क्लाइंट को रैप्डोमायोलाइसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, तो उसके अंदर डार्क कलर का यूरिन देखने को मिलेगा, या यूरिन का कलर रेड हो सकता है, रेडिश, डार्क रेडिश यूरिन कह सकते हैं। यूरिन की मात्रा कम हो सकती है, ओलिगोयूरिया एनुरिया जैसी कंडीशन हो सकती है। क्लाइंट को वीकनेस फील होगी,
क्लाइंट में मसल्स एक रहेगा, यानी उसको हमेशा मसल्स में पेन रहेगा, मांसपेशियों में दर्द खिंचाव की शिकायत रहेगी। इस रैप्टोमायोलाइसिस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले क्लाइंट को हाई फ्लूइड रिप्लेसमेंट देते हैं, यानी क्लाइंट को कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है फ्लूइड इनटेक कीजिए, पानी पीजिए। अगर पर्सन ओरली ज़्यादा नहीं इनटेक कर पा रहा है तो हम उसे आईवी लाइन से ज़्यादा फ्लूइड देते हैं, ताकि ये चीज़ जो है किडनी पर कम से कम प्रभाव डाल सके। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। हमारी जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, इसकी मोटाई कितनी होती है ये आपको बताना है। नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर इज 7.5 टू 10 नैनोमीटर। 7.5 से 10 नैनोमीटर सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग। इनमें से न्यूबॉर्न्स की मैच्योरिटी को रेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? अपगार स्कोर, बेलार्ड स्कोर, ऑलेंडर स्कोर या फिर इनमें से कोई नहीं? न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेलार्ड स्कोर। न्यूबॉर्न बेबीज में मैच्योरिटी को असेस करने के लिए बेलार्ड स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि न्यूबॉर्न बेबीज की फिजियोलॉजिकल कंडीशन के असेसमेंट के लिए अपगार स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। अपगार स्कोर के अंदर हमेशा आप हार्ट रेट को प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन पैटर्न। अपगार स्कोर के अंदर मिनिमम स्कोर 0 और मैक्सिमम 10 होता है। वर्जीनिया अपगार द्वारा इस रेटिंग स्केल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज non-steroidal anti-inflammatory drugs are commonly used in the treatment of musculoskeletal conditions. It is important for the nurse to remind the client to NSAIDs medicine मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के ट्रीटमेंट में कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। किसी भी क्लाइंट को इस ग्रुप की मेडिसिन देने के साथ ही आपको कौन सी बात इन्हें बतानी जरूरी है? ऑप्शन वन, टेक NSAIDs एटलीस्ट 3 times पर डे। आपको इन मेडिसिन को कम से कम दिन में 3 बार लेना चाहिए। ऑप्शन टू, टेक एंटासिड्स 1 hour आफ्टर टेकिंग NSAIDs। इन NSAID ग्रुप की मेडिसिन को लेने के कम से कम 1 घंटे बाद एंटासिड्स लेना चाहिए। ऑप्शन थ्री, टेक NSAIDs विद फूड। इन्हें आप फूड के साथ लें। ऑप्शन फोर, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ग्रुप की मेडिसिन हैं, सभी स्टमक में पहुंचकर गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर सकती हैं। इसीलिए इन मेडिसिन को हमेशा फूड के साथ लेने के या फूड के बाद लेने के लिए कहा जाता है। NSAID मेडिसिन नॉर्मली हम दिन में 1 या 2 बार लेते हैं, और इन मेडिसिन को लेने के बाद एंटासिड्स नहीं लेने चाहिए, या एंटासिड लेने के तुरंत बाद इन मेडिसिन को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये इन मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकते हैं। एंटासिड्स जो है NSAID ग्रुप की मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकते हैं, इस वजह से इन मेडिसिन को इनके साथ नहीं लेना चाहिए। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.